आपको सीधे दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, साथियों, आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। बिहार सहित पूर्वी भारत के करोड़ों रेल यात्रियों को मिलने जा रही इन नई और आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बिहार में गंगा जी हो, कोसी हो, सोन हो, नदियों के विस्तार के कारण बिहार के अनेक हिस्से एक दूसरे से कटे हुए रहे हैं। बिहार के करीब करीब हर हिस्से के लोगों की एक बड़ी दिक्कत रही है नदियों की वजह से होने वाला लंबा सफर। जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, जब पासवान जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया था। लेकिन फिर एक लंबा समय वो आया जब इस दिशा में ज्यादा काम ही नहीं किया गया। ऐसे में बिहार के करोड़ों लोगों की इस बड़ी समस्या के समाधान के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 5-6 साल में एक के बाद एक इस समस्या के हल की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ाए गए हैं। साथियों, 4 वर्ष पहले उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 2 महासेतु, एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किए गए थे। इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ है। खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र जो दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें विकास के लिए नई गति मिली है। आज मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ने वाला महासेतु और सुपौल आसनपुर कुपहा रेल रूट भी बिहार वासियों की सेवा में समर्पित है। साथियों, लगभग 8.5 दशक पहले भूकंप की एक भीषण आपदा ने मिथिला और कोसी क्षेत्र को अलग थलग कर दिया था। आज ये संयोग ही है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच इन दोनों अंचलों को आपस में जोड़ा जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इसके आखिरी चरण के कार्यों में दूसरे राज्यों से आए श्रमिक साथियों ने भी बहुत सहयोग किया है। वैसे ये महासेतु और ये प्रोजेक्ट श्रद्धेय अटल जी और नीतीश बाबू का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है। जब 2003 में
नीतीश जी रेल मंत्री थे और श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री, तब नई कोसी रेल लाइन परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि मिथिला और कोसी क्षेत्र के लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाए। इसी सोच के साथ 2003 में अटल जी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। लेकिन अगले वर्ष अटल जी की सरकार चली गई और उसके बाद कोसी रेल लाइन परियोजना की रफ्तार भी उतनी ही धीमी हो गई। अगर मिथिलांचल की फिक्र होती, बिहार के लोगों की दिक्कतों की फिक्र होती, तो कोसी रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम हुआ होता। इस दौरान रेल मंत्रालय किसके पास था, किसकी सरकार थी, इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस रफ्तार से पहले काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से 2004 के बाद भी काम हुआ होता, तो आज का ये दिन पता नहीं कब आता, कितने साल लग जाते, कितने दशक लग जाते, हो सकता है पीढ़ियां बीत जाती। लेकिन दृढ़ निश्चय हो, नीतीश जी जैसा सहयोगी हो, तो क्या कुछ संभव नहीं है। मिट्टी रोकने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सुपौल आसनपुर कुपहा रूट पर काम पूरा किया गया है। साल 2017 में जो भीषण बाढ़ आई थी, उस दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी इस दौरान की गई है। आखिरकार कोसी महासेतु और सुपौल आसनपुर कुपहा रूट बिहार के लोगों की सेवा के लिए तैयार है। साथियों, आज कोसी महासेतु होते हुए सुपौल आसनपुर कुपहा के बीच ट्रेन सेवा शुरू होने से सुपौल, अररिया और सहरसा जिले के लोगों को बहुत लाभ होगा। यही नहीं, इससे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए एक वैकल्पिक रेल मार्ग भी उपलब्ध हो जाएगा। कोसी और मिथिला क्षेत्र के लिए ये महासेतु सुविधा का साधन तो है ही, ये इस पूरे क्षेत्र में व्यापार, कारोबार, उद्योग, रोजगार को भी बढ़ावा देने वाला है। साथियों, बिहार के लोग तो इसे भली भांति जानते हैं कि वर्तमान में निर्मली से सरायगढ़ का रेल सफर करीब करीब 300 किलोमीटर का होता है। इसके लिए दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा, ये सारे रास्तों से होते हुए जाना पड़ता है। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब बिहार के लोगों को 300 किलोमीटर की ये यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। 300 किलोमीटर की ये दूरी सिर्फ 22 किलोमीटर में सिमट जाएगी। 8 घंटे की रेल यात्रा सिर्फ आधे घंटे में ही पूरी हो जाए करेगी। यानी सफर भी कम, समय की भी बचत और बिहार के लोगों के धन की भी बचत होगी। साथियों, कोसी महासेतु की हर तरफ किऊल नदी पर नई रेल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की सुविधा शुरू होने से इस पूरे रूट पर सुविधा और रफ्तार दोनों बढ़ने वाली है। इस नए रेल पुल के निर्माण से
झाझा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक मेन लाइन पर 100-125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अब ट्रेन चल पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के चालू होने से हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर ट्रेनों के आने जाने में आसानी होगी, अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी और रेल यात्रा अधिक सुरक्षित होगी। साथियों, बीते 6 साल से भारतीय रेल को नए भारत की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है। आज भारतीय रेल पहले से कहीं अधिक स्वच्छ है। आज भारतीय रेल के ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क को मानव रहित फाटकों से मुक्त कर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाया जा चुका है। आज भारतीय रेल की रफ्तार तेज हुई है। आज आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की प्रतीक वंदे भारत जैसी भारत में बनी ट्रेनें रेल नेटवर्क का हिस्सा होती जा रही हैं। आज देश के अनछुए हिस्सों को रेल नेटवर्क के साथ जोड़ने की, रेल मार्गों के चौड़ीकरण और बिजलीकरण की व्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। साथियों, रेलवे के आधुनिकीकरण के इस व्यापक प्रयास का बहुत बड़ा लाभ बिहार को और पूरे पूर्वी भारत को मिल रहा है। बीते कुछ सालों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई। इन दोनों परियोजनाओं से बिहार में लगभग 44,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये सुनकर हर बिहारवासी को गौरव होगा कि आज बिहार में 12,000 हॉर्स पावर के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन बन रहे हैं। बरौनी में बिजली के इंजनों के रखरखाव के लिए बिहार का पहला लोको शेड भी काम करना शुरू कर चुका है। बिहार के लिए एक और बड़ी बात यह है कि आज बिहार में रेल नेटवर्क के लगभग 90% हिस्से का बिजलीकरण पूरा हो चुका है। बीते 6 साल में ही बिहार में 3,000 किलोमीटर से अधिक के रेल मार्ग का बिजलीकरण हुआ है। आज इसमें 5 और प्रोजेक्ट जुड़ गए हैं। साथियों, बिहार में जिस तरह की परिस्थितियां रही हैं, उसमें रेलवे लोगों के आने जाने का बहुत बड़ा साधन रही है। ऐसे में बिहार में रेलवे की स्थिति को सुधारना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। आज बिहार में किस तेज गति से रेलवे नेटवर्क पर काम चल रहा है, इसके लिए मैं एक तथ्य देना चाहता हूं। 2014 से पहले के 5 सालों में लगभग 325 किलोमीटर रेल लाइन कमीशन हुई थी। आसान शब्दों में कहे तो 2014 के पहले के 5 सालों में बिहार में सिर्फ 325 किलोमीटर नई रेल लाइन शुरू की थी, जबकि 2014 के बाद के 5 सालों में बिहार में लगभग 700 किलोमीटर रेल लाइन कमीशन हो चुकी है। यानी करीब करीब 2 गुने से भी
नई रेल लाइन शुरू हुई है। अभी करीब 1000 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज हाजीपुर, गोसवर, वैशाली नई रेल लाइन के शुरू होने से वैशाली नगर, दिल्ली और पटना से भी सीधी रेल सेवा से जुड़ जाएगा। इस सेवा से वैशाली में पर्यटन को बहुत बल मिलेगा और युवा साथियों को नए रोजगार उपलब्ध होंगे। इस तरह इस्लामपुर नटेसर नई रेल लाइन से भी लोगों को बहुत फायदा होगा। विशेषकर बौद्ध मत को मानने वालों को ये नई सुविधा मिलने की इसकी काफी आसानी होगी। साथियों, आज देश में मालगाड़ी और यात्री गाड़ी दोनों के लिए अलग अलग ट्रैक बनाने की व्यापक व्यवस्था यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे बिहार में करीब 250 किलोमीटर लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इस व्यवस्था से ट्रेनों में होने वाली देरी की समस्या भी कम होगी और सामान की ढुलाई में होने वाली देरी भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, जिस तरह से कोरोना के संकट काल में रेलवे ने काम किया है, रेलवे काम कर रही है, उसके लिए मैं भारतीय रेल के लाखों कर्मचारियों को, हमारे साथियों को उनकी विशेष प्रशंसा करता हूं। देश के लाखों श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने दिन रात एक कर दिया था। स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को रोजगार देने में भी रेलवे बड़ी भूमिका निभा रहा है। कोरोना काल में भारतीय रेल की यात्री सेवा भले ही कुछ समय के लिए रुक गई थी, लेकिन रेल को सुरक्षित और आधुनिक बनाने का काम तेज गति से चलता रहा। देश की पहली किसान रेल यानी पटरी पर चलता हुआ कोल्ड स्टोरेज भी बिहार और महाराष्ट्र के बीच कोरोना काल में ही शुरू किया गया। साथियों, ये कार्यक्रम भले रेलवे का है, लेकिन रेलवे के साथ ही ये लोगों के जीवन को आसान बनाने और बेहतर बनाने के प्रयास का भी आयोजन है। इसलिए मैं एक और विषय की चर्चा भी आज आपके बीच करना चाहता हूं, जो बिहार के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। नीतीश जी की सरकार बनने से पहले तक बिहार में इक्का दुक्का मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। इससे बिहार में मरीजों को तो भारी दिक्कत थी ही, बिहार के मेधावी युवाओं के भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। आज बिहार में 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, जिससे अनेक बीते कुछ वर्षों में ही बनाए गए हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में एक नए एम्स की भी स्वीकृति दे दी गई है। ये नया एम्स दरभंगा में बनाया जाएगा। इस नए एम्स में 750 बेड का नया अस्पताल तो बनेगा ही, इसमें एमबीबीएस की 100 और नर्सिंग की 60 सीटें भी होगी। दरभंगा में बनने वाले इस एम्स से हजारों नए रोजगार भी सृजित होंगे। साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था।
कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने यह बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। साथियों, ये लोग एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसानों से किया ये वायदा अगर पूरा किसी ने किया है तो भाजपा एनडीए की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है।
गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। ये हमारे कोऑपरेटिव्स, कृषि उत्पादक संघ, एपीओस और बिहार में चलने वाले जीविका जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। साथियों, किसानों के लिए जितना एनडीए शासन में पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। किसानों को होने वाली एक एक परेशानी को समझते हुए, एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। देश के किसानों को बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज न लेना पड़े, इसके लिए ही प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं। किसानों को पानी की दिक्कत ना हो, किसानों से अटकी पड़ी सिंचाई, दशकों से अटकी पड़ी सिंचाई, वो परियोजनाएं पूरी हो, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वो यूरिया जिसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, जो किसानों के खेत में कम और फैक्ट्रियों में ज्यादा आसानी से पहुंच जाता था, अब उसकी 100% नीम कोटिंग की जा रही है। आज देश में बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर भारी निवेश किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जा रहा है। किसानों के पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए देशव्यापी अभियान भी चलाया जा रहा है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए
मुर्गी पालन को प्रोत्साहन के लिए, शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों को आय बढ़ाने के अतिरिक्त विकल्प देने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। साथियों, किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, राष्ट्र के विकास में सभी को सशक्त करना हम सभी का दायित्व है। आज जितने भी प्रोजेक्ट को समर्पित किया गया है वो इसी दायित्व का एक हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है, इनसे बिहार के लोगों, यहां के नौजवानों, यहां की महिलाओं को बहुत लाभ होगा। साथियों, कोरोना के इस संकट काल में हम सभी को बहुत संभल कर भी रहना है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपका और आपके अपनों का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसलिए मैं बिहार के लोगों से, देश के लोगों से अपने आग्रह को फिर दोहराना चाहता हूं। मास्क जरूर पहने और ठीक से पहने। 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखें, इसका पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, भीड़ लगाने से बचें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की परंपरा वाला जो काढ़ा होता है उसे पीते रहें, गुनगुना पानी पीते रहें, निरंतर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूर्व मध्य रेल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य महानुभावों को हृदय से धन्यवाद, हृदय से आभार। धन्यवाद।
बिहार को एक बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में कुछ बातें और भी स्पष्ट की। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि देश का एक बड़ा तबका किसानों को बरगलाने में लगा हुआ है, क्योंकि जो अब मोदी सरकार कर रही है, जो ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, उसके दम पर किसान देश के किसी भी कोने में जाकर अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, किसी भी मंडी में जाकर अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। ऐसे में छोटे किसान, मझौले किसान, उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है जो आज मुहैया की जा रही है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो कि बिचौलियों के साथ खड़ा है, जो देश से दरअसल लोगों को चूना लगाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।